गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग हमारी बुक रेनबो के सेकंड लेसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेसन नंबर सेकंड था ए रूम 10/8 और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मिस्टर मलिक है और उसकी जो पत्नी मिसेज मलिक है अपने घर का निर्माण करवाते हैं। दिल्ली में उनका खुद का पहले से एक प्लांट था जो प्लॉट था और उसके अंदर वो अपने घर का निर्माण करवा रहे थे। और जैसे ही मकान का निर्माण कंप्लीट होता है तो वो क्या सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार की, मिसेज मलिक अपनी बात पे जोर देती है कि मैं किसी भी प्रकार के कोई पुराने फर्नीचर का एक पीस भी मेरे नए घर में प्रवेश नहीं होने दूंगी। जितना भी फर्नीचर नए घर के लिए जितना भी फर्नीचर चाहिए वो पूरा का पूरा ऑर्डर देके नया बनवाऊंगी। दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान्स टू शिफ्ट। वो अभी अपने प्लान के मध्य में थे, कहने का मतलब उनका प्लान क्या था, घर के अंदर शिफ्ट होने के प्लान के बारे में ही सोच रहे थे। व्हेन दे लर्नड दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, तभी उनको पता चला कि हमारा जो घर था वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर लिया गया, एक्वायर्ड कर लिया गया, उसको अधिग्रहित कर लिया गया। मिस्टर मलिक वाज फ्यूरियस, और इस बात को लेकर के मिस्टर मलिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्रोधित होती है। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, लेकिन अगले एक क्षण जैसे ही मिस्टर मलिक उसके पति उसको बताते हैं कि कितना रेंट मिलेगा, कितना हमारे पास में किराया आएगा, और उसका असेस्ड यानी जैसे ही वो मूल्यांकन करके उसको बताता है कि भाई एक सालाना हमारे पास में इतना क्या आएगा, रेंट आएगा, तो सी क्वाइटन डाउन। तो मिसेज मलिक जो है, मलिक महोदया, जो श्रीमती मलिक महोदया है, वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है कि ठीक है, अच्छी बात है, किराया आएगा। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जैसे वो क्या कर रही थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी। जब मकान का क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मकान निर्माण में चल रहा था, निर्माण कार्य जारी था, उसी समय के दौरान सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उसने अपने पड़ोसियों से एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, अपने पड़ोसियों से काफ़ी मेलजोल लगाव कर लिया था, और उसी कॉलोनी के अंदर कुछ फ्रेंड्स यानी अपने नेबर के अंदर कुछ फ्रेंड्स यानी अपने मित्र भी बनाए थे। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, और वो अपने घर के बारे में कई प्रकार के प्लान सोच रही थी, कई प्रकार की योजनाएं सोच रही थी कि इस प्रकार का जो घर होगा, इस प्रकार से मेरे घर में ऐसे मैं रहूँगी, ये कमरा इस काम में लिया जाएगा, इस प्रकार से एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। लेकिन अब उसके लिए सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उस घर को क्या कर लिया गया था, एक्वायर्ड कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था। देन दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद में वो वहाँ से उनका दिल्ली से क्या हो जाता है, फिर से पुनः दोबारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है। मिस्टर मलिक वाज हैप्पी, मिसेज मलिक वाज हैप्पी, सॉरी, मिसेज मलिक ट्रांसफर को लेकर के बहुत खुश थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, और इस बात को लेकर के भी खुश थी कि अब उसको घर सामने बार बार दिखाई नहीं देगा। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, उसको किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं था कि मेरे घर में रहा नहीं जा रहा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और इन सब का वजह क्या थी कि उनको उसके बदले में रेंट के बदले यानी घर के एक्वायर्ड के बदले में उनको क्या प्राप्त हो रहा था, रेंट प्राप्त हो रहा था। फील कंसोल्ड, और इस बात को लेकर के वो पूरी तरह क्या थी, शांत थी, संतुष्ट थी। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से उनका दूसरे स्थान पर इस प्रकार से जो ट्रांसफर होता है, दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, और इसी दिल्ली से वापस दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद में उनको काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा कि दोबारा उनकी पोस्टिंग कहाँ पे हो जाए, दिल्ली में हो जाए। इन द मीन वाइल, इसी दौरान मिसेज मलिक मदर इन लॉ पास अवे, इसी दौरान क्या हुआ, मिसेज मलिक यानी श्रीमती मलिक महोदया की जो सासू माँ थी वो क्या हो चुकी थी, गुजर चुकी थी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी जो पुत्री थी, बेटी थी मिसेज मलिक की, उसकी शादी कर चुके थे। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और इस बात को लेकर के भी वो खुश थे कि उनका घर किसके पास में रखा हुआ है, गवर्नमेंट को किराए पे दिया गया है। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, और किस बात को लेकर के खुशी थी कि गवर्नमेंट को दिया हुआ है, क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स यानी जो प्राइवेट यानी निजी जो किराएदार होते हैं
वो क्या होते हैं, एक प्रकार की हेडेक होते हैं, वो एक प्रकार का सिर दर्द बने रहते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और कभी भी उनकी जो कंप्लेंट्स आती है, बार बार वो किसी न किसी प्रकार की शिकायत करते रहते हैं जो निजी किराएदार होते हैं, और उनकी अलग अलग प्रकार की मकान को लेकर की क्या रहती है, डिमांड रहती है कि आज इस मकान में ये नहीं है, इसकी व्यवस्था करो, इस प्रकार से। एंड देन उसके बाद में दे आर मोर ओपन देन नॉट रेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, कहने का मतलब वो नियमित रूप से रेंट नहीं चुकाते हैं। इस प्रकार से इस सब की प्रॉब्लम, यानी इन सारी प्रॉब्लम से दूर रह जाती है, किसके कारण से, कि उनका मकान किसको दिया गया है, गवर्नमेंट को दिया गया है किराए पर। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। और जो मिस्टर मलिक का जो घर था, मिसेज मलिक का जो घर था, वो किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। और प्रत्येक मंथ को, प्रत्येक महीने को रेगुलरली नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में उस घर का जो रेंट बनता था वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता था, जमा करवा दिया जाता था। तो इस प्रकार से किराए को लेकर के उनके बीच में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट और मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक के बीच में किसी प्रकार की कोई हेडेक नहीं थी। और वो क्या कहते हैं कि प्राइवेट टेनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार की हेडेक होती है, उनकी कई प्रकार की कंप्लेंट्स होती है, कई प्रकार की उनकी डिमांड्स होती है। और वो दूसरी बात ये भी है कि वो किराया जो है वो टाइम पे रेगुलरली यानी नियमित रूप से नहीं दे पाते, नहीं देते। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब उनके सामने एक ही जो कार्य बचा था कि उनका जो पुत्र था उसकी अभी तक शादी उन्होंने नहीं की थी। मिस्टर मलिक सोचता था कि दैट दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि वो उसके रिटायर्ड होने से पहले, मिस्टर मलिक एक गवर्नमेंट जॉब में था, इसी प्रकार से उनका क्या हो रहा था, बार बार ट्रांसफर हो रहा था। तो वो सोच रहे थे कि मेरा रिटायरमेंट होने से पहले मैं क्या कर दूंगा, मेरे बेटे की शादी कर दूंगा। देयर सन हैड बीन मैरिड। और इस प्रकार से उनके बेटे की एक दिन क्या कर दी जाती है, कर दी जाती है। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। और उसी के साथ में मिस्टर मलिक भी सर्विस से क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उनका घर जो गवर्नमेंट के द्वारा अक्वायर्ड कर लिया गया था वो अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उनको अपने घर का अधिकार अभी तक नहीं दिया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। अब उनके परिवार के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि मिस्टर और जो मिसेज मलिक है, उनके बेटे की शादी हो गई, तो उनके घर के अंदर बेटे की जो पत्नी है, पुत्र वधू है, उसके साथ में वो क्या करते हैं, एक रेंटेड हाउस यानी एक किराए के घर में रहते हैं। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड गेम। एंड गेम का मतलब उसका अंत होना, कहने मतलब मरते दम तक मिस्टर मलिक क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट से फाइटिंग कर रहे थे, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, बार बार उनसे लड़ रहे थे कि आप हमारे घर को क्या कर दो, रिलीज कर दो, अब हम उसके अंदर रहना चाहते हैं। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे। और वो एक दिन भी अपने घर के अंदर, नया जो बनाया गया जो घर था दिल्ली के अंदर, खुद का जो उनका मकान था कि घर था, उसके अंदर एक दिन भी रहे बिना वो लोग, जो मिस्टर मलिक है वो क्या हो गए थे, इस दुनिया से चल बसे थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डी-रिक्विसाइंड। और 3 महीने के बाद में मिस्टर मलिक के देहांत के 3 महीने के बाद में उनके घर को गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओवन हाउस। और मिसेज जो मलिक की डॉटर इन लॉ यानी जो पुत्र वधू थी, वो मिसेज मलिक यानी श्रीमती मलिक महोदया से भी जब बहुत ज़्यादा क्या थी, उत्सुक थी कि नए घर को लेकर के उसके अंदर कैसे शिफ्ट होंगे। तो उसकी पुत्र वधू मिसेज मलिक से भी जो मिसेज मलिक थी उससे भी ज़्यादा क्या थी, उत्सुक थी कि जल्दी से वो क्या करे, नए घर में शिफ्ट हो जाए। द मोमेंट दे वर restored possession of the house, she had it painted and polished and started shifting। और उसी क्षण से, उसी दौरान वो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे सी हैड इट पेंटेड, कि उसने पेंट करवाना शुरू कर दिया। किसने, मिसेज मलिक की पुत्र वधू ने पेंट करवाना शुरू कर दिया, घर के अंदर पॉलिशिंग करवाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे स्टार्टेड शिफ्टिंग, धीरे धीरे जो वस्तुएं थी उनको धीरे धीरे वहाँ पे उस मकान में ले जाना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। और फर्नीचर डीलर को भी ऑर्डर दे दिया गया कि इस प्रकार के इतने पीस हमको किसके चाहिए, फर्नीचर के चाहिए।
दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप, वो लोग मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार को सुबह को क्या होने वाले थे, नए मकान में जो दिल्ली में बना हुआ था उस मकान में शिफ्ट होने जा रहे थे। दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि मंडे मॉर्निंग को जैसे ही वो लोग उठे, कि उनका कौन सा दिन था शिफ्टिंग का, मंडे का था, और मंडे मॉर्निंग को जैसे उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोरदार क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, जो बरसात हो रही थी वो मूसलाधार बरसात बहुत ही भयंकर रूप से हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, और वो बरसात का रुकने का इंतजार कर रहे थे, बार बार इंतजार कर रहे थे। देन इट वाज टाइम ऑफ मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, इतने में इंतजार करते करते मिस्टर मलिक या मिसेज मलिक का जो पुत्र था उसके ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और इस प्रकार से उन्होंने डिसाइड किया, माँ और बेटे ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम शाम को क्या कर लेंगे, नए मकान में, हमारे जो खुद का जो दिल्ली में बनाया हुआ जो हमारा मकान है उसमें क्या कर लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रो आउट द डे, और इस प्रकार से जो बरसात हो रही थी वो पूरे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पूरे दिन बरसात हो रही थी। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज यूर इन द इवनिंग आल्सो, जिस प्रकार से सुबह बरसात हो रही थी उसी प्रकार से शाम को भी वैसे ही बरसात हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पियस डे, और लेकिन उनके लिए जैसे इस पर अपन बोलते हैं कि मुहूर्त निकलाया होता है, उसी प्रकार से उनके लिए जो मंडे का दिन था वो बहुत ही उनके लिए शुभ था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, और मिसेज मलिक जो थी वो उसके अंदर शिफ्ट होना चाहती थी अगर उनकी मर्जी हो, किनकी मर्जी हो, उनके बेटे और उनकी बहू की मर्जी हो, तो वो आज ही शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन, विचार विमर्श के बाद में, फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, और अपनी माँ से कंसिडरेशन के बाद में, अपनी माँ से विचार विमर्श के बाद में उसके पुत्र ने डिसाइड किया कि बरसात के बावजूद भी हम क्या करेंगे, नए घर में शिफ्ट होंगे। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओवन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने अपनी कार के अलावा एक टैक्सी को बुलाया, और फॉर्मल मूव का मतलब पूरा सामान नहीं लेकर के गए, एक जनरली एक घर के अंदर प्रवेश के रूप में, जिस प्रकार से उनका आज मांगलिक दिन था, ऑस्पियस डे था, इस कारण से वो आज इस मांगलिक दिन के ऊपर वो क्या करना चाहते थे, अपने नए घर में प्रवेश करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिना बरसात होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे थे, उस घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। इसलिए वो बरसात के अंदर ज़्यादा सामान को नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फॉर्मल मूव यानी एक साधारण तरीके से उस घर में जाने के लिए रवाना हो गए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और उन्होंने सोचा कि जो बाकी बच गया जो सामान है वो क्या कर दिया जाएगा, कुछ समय बाद में या कुछ दिनों के बाद में क्या कर दिया जाएगा, नए घर में शिफ्ट कर लिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, और बरसात बहुत ही लगातार रूप से उसी प्रकार से हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, और कार की बैक सीट के ऊपर बैठी थी कौन, मिसेज मलिक, और वो अपनी लॉस्ट ऑफ मेमोरीज यानी जो पीछे की जो मेमोरीज यानी जो यादें थी जो खो गई थी उनके बारे में सोच रही थी। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो सोच रही थी पीछे की कार की बैक सीट पे बैठे बैठे कि जिस प्रकार से घर का निर्माण हो रहा था तो उसको किस प्रकार की पीड़ाएं सहन करने को पड़ी। द डेज व्हेन मिस्ड हर मील्स, और उन दिनों को याद करती है जब मकान के निर्माण कार्य में वो देखने के लिए आती थी, तो कई बार वो अपना खाना भी नहीं खा पाती थी, दोपहर का जो भोजन था वो नहीं कर पाती थी, उन दिनों को वो याद करती है। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जिस प्रकार से मकान का कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा था उस कार्य को स्कॉर्चिंग हीट यानी जो सूर्य की झुलसा देने वाली, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली, झुलसा देने का मतलब बहुत ही भयंकर जो हीट एंड जो गर्मी पड़ रही थी उसके अंदर भी वो क्या कर रही थी, मकान का किस प्रकार से मकान का निर्माण हो रहा था, मिस्त्री काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है नहीं कर रही है, किस प्रकार का माल मकान के अंदर लगाया जा रहा है, इस प्रकार से वो क्या कर रही थी, सुपरवाइजिंग या निर्णय यानी उसका निरीक्षण कर रही थी। और किस प्रकार की कंडीशन में, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन यानी सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी के अंदर भी वो क्या कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, और उन दिनों को याद करती है कि जब वो कभी कभार क्या होती थी, वहीं पे बरसात के आने के कारण से वहीं पे भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट टू वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, और आर्किटेक्ट यानी जो शिल्पी था जिसने क्या बनाया था, घर का स्केच बनाया था, प्रारूप बनाया था, नक्शा बनाया था, और उसके अंदर उसने देखा कि
एक मिनट, स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। और कलर के अंदर इस प्रकार से कलर पेंट करके कलर को कंप्लीट करते हुए इस प्रकार से घर का स्केच बनाया था कि जैसे मकान कंप्लीट होगा तो वो किस प्रकार का दिखाई देगा, उसके बारे में वो सोच रही थी। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वेरांडा विथ हर बैग। और उस स्केच के अंदर ये देखने को मिल रहा था कि उस स्केच के अंदर बरामदे के अंदर एक लेडी का अंकन किया गया था, एक लेडी को चित्रित किया गया था जो बैग विथ हर बैक, बैक यानी अपनी पीठ को सटाए हुए उस बरामदे के अंदर एक पिलर के पास में, पिलर से पीठ को सटाए हुए खड़ी थी। टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, और जो पिलर था वो किसका बना हुआ था, मार्बल का जो पिलर था उससे अपनी बैक को सटाए हुए खड़ी थी। ऐसा स्केच, ऐसा उस मकान के जो मकान का जो नक्शा था उसके अंदर इस प्रकार का इस प्रकार का एक महिला का चित्रण किया गया था, जो महिला एक मार्बल के पिलर से अपनी पीठ को पीछे से सटाए हुए वहां पे खड़ी थी। ऐसा उसके अंदर एक चित्रण किया हुआ गया था एक लेडी यानी एक महिला का, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। और जो वो चित्रण था, जो स्केच बनाया हुआ था उस मैप के अंदर, वो बहुत ही एलिगेंट एंड ग्रेसफुल यानी बहुत ही भव्य और शानदार था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और एक संतुष्टि का भाव आ रहा था उस स्केच को देख करके। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और उसने देखा कि जो स्केच बनाया हुआ था उसके अंदर जो लेडी थी वो उसने कैसा कपड़ा पहन रखा था, मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, और मिसेज मलिक कई बार सोचती थी कि आर्किटेक्ट ने उस स्केच के अंदर मेरे को पेंट किया है, बट सी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं करती है, मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती है। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, और जो स्केच यानी जो बनाया हुआ था, जो फिगर यानी जो आकृति बनाई हुई थी उस स्केच के अंदर, उस स्केच में जो आकृति थी उसकी उतनी ऊंचाई थी, उतनी लंबाई थी जितनी किसकी थी, मिसेज मलिक की थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर सी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और वो फिगर यानी जो आकृति के अंदर जो लेडी दिखाई गई थी वो लेडी भी उसी प्रकार से खड़ी थी जिस प्रकार से मिसेज मलिक क्या करती थी, काफी बार अपने घर के अंदर बरामदे के अंदर पिलर से सटा करके अपनी पीछे की पीठ को सटा करके वहां पे खड़ी होती थी। उसी प्रकार का स्केच उसी प्रकार की फिगरों पे लेडी की अंकन वहां पे किया गया था उस स्केच के अंदर। मिसेज मलिक सा द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और उस आकृति को देख करके मिसेज मलिक कई बार क्या करती है, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और वहां पे देखती है कि मैं किस प्रकार की दिखाई देती हूँ, कि उस स्केच के अंदर जो फिगर जो दिखाई गई है उस प्रकार से मैं दिखाई देती हूँ या नहीं देती हूँ। सी थॉट दैट सी मस्ट शो दैट द स्केच ऑफ हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, और वो सोचती थी कि कभी एक दिन मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं क्या करूँगी, वो जो स्केच बनी हुई थी उस स्केच यानी जो मकान का जो स्केच बना हुआ था उसके अंदर जो फिगर ऑफ लेडी जो दिखाई गई थी, कि उसका जो चित्र है, जो उसका जो चित्रण किया गया वो एक दिन मैं क्या दिखाऊंगी, मेरी बहू को दिखाऊंगी। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, और उसकी जो डॉटर इन लॉ यानी उसकी जो पुत्र वधू थी उसके पुत्र के पास में ही, उसके बेटे के पास में ही जो गाड़ी की फ्रंट सीट थी, आगे की जो सीट थी उसके पास में यानी अपने पति के पास में बैठी थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और जैसे ही वो क्या करती है वहां पे बैठी रहती है तो अपने जो रियर व्यू का मतलब गाड़ी के अंदर जो शीशा लगा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीछे के सीन को यानी पीछे के दृश्य को देख सकते हैं, उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और उसके लिप्स यानी जो उसके होठ यानी जिसको अपन बोलते हैं लिपस्टिक लगाना, तो वो उस प्रकार से दोबारा उस पर क्या कर रही थी, रिपेंटिंग कर रही थी अपनी लिप्स को। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, तो मिसेज मलिक के दिमाग में ये चलती है कि वो बड़बड़ाना शुरू हो जाती है कि अपने घर में जा रहे हैं तो दोबारा होठों को रीपेंटिंग करने की क्या आवश्यकता है, एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, और ऐसा भी है कि हम जैसे ही घर में जाएंगे और खाना खा करके तुरंत क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे, तो इसलिए अपने होठों को दोबारा रीपेंटिंग करने की क्या आवश्यकता है। स्टेंस आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स, और मन ही मन में सोचती है कि ये जो मॉडर्न गर्ल्स है, जो आधुनिक जो लड़कियां हैं, उनकी कुछ नखरे ही अलग है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार की ये जो मॉडर्न गर्ल्स होती है वो किस प्रकार से किस अंदाज में बात करती है। शी वाज जेबरिंग इंसेसेंटली, और वो लगातार उसकी जो पुत्रवधि थी वो लगातार अपने पति से यानी उसके बेटे से जेबरिंग कर रही थी, जो लगातार बड़बड़ा रही थी। वाइमर सी टॉक विथ हर ओवन हस्बैंड इन इंग्लिश,
और मन ही मन में सोचती है कि ये अपने पति से, यानी मिसेज मलिक सोचती है कि ये अपने पति से क्यों कर रही है इस प्रकार से, इंग्लिश में बातें क्यों कर रही है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मिसेज मलिक को इतनी इरिटेशन क्यों हो रही थी कि मिसेज मलिक जो थी वो अंग्रेजी जानती नहीं थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली। वो केवल अपने जीवन में इसी काम में असफल हुई थी कि वो अंग्रेजी इंग्लिश नहीं सीख पाई। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुकी थी, सब कुछ सीख चुकी थी। सी लर्नड बॉल रूम डांसिंग। यहाँ तक कि उसने बॉल रूम डांसिंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो युगल के अंदर, जो पैर के अंदर जो डांस होता है उसको बॉल रूम डांसिंग अपन बोलते हैं। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that may be the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law। और अचानक दिमाग में आता है कि जो आकृति, जो आर्किटेक्ट के द्वारा जो स्केच के अंदर जो आकृति महिला की बनाई हुई थी, वो हो सकता है कि मेरी पुत्र वधू यानी जो मेरी बहू है उसकी भी हो सकती है। हाउ कुड दैट बी। लेकिन वो फिर वापस सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सी वॉज नाउ वेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड। कि वो ऐसे सोचती है कि जब मकान का प्लान हो रहा था, जब मकान की योजना बन रही थी, जब स्केच बनाया गया था, उसमें तो वो थी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट देन लेकिन सी वाज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। लेकिन जो उसकी पुत्र वधू है वो मैरून कलर की साड़ी पहनती है, जैसा कि उस स्केच के अंदर, फिगर ऑफ स्केच के अंदर दिखाया गया था। यस इट वाज मैरून कलर। हालांकि हाँ, कि वो यही कलर था जो इस स्केच के अंदर दिखाया गया था। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर। और मिसेज मलिक जो थी वो कभी भी मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। और वो उसके टेस्ट यानी उसके लिए अरुचिकर कलर था, रंग था, क्योंकि उसकी जो पुत्र वधू है वो मैरून कलर को पसंद करती है, लेकिन जो मिसेज मलिक है उसके लिए वो अरुचिकर कलर था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर। और वो मानती है कि जो मेरी पुत्र वधू जैसी जो लड़कियां होती है, कहने मतलब जो मॉडर्न फैशनेबल जो गर्ल्स होती है, वो इस प्रकार के कलर्स को प्रायोरिटी देती है और वो किसी भी सूरत में इस कलर को पसंद नहीं करती है। सी कैन वियर मैरून श्योरली सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ। लेकिन फिर भी वो उस स्केच का जैसे बनना चाहती है, तो इसलिए वो क्या कहती है कि मैं भी क्या करूंगी, मैरून कलर की साड़ी पहन लूंगी। मन ही मन में सोचती है। आई विश सी कुड आल्सो वर्क हार्ड एज आई डिड। और मैं भी उतना ही यानी उम्मीद करती है किससे, आई विश सी कुड आल्सो वर्क हार्ड एज आई डिड। और वो ऐसा उम्मीद करती है कि मेरी जो पुत्र वधू है वो भी इतनी मेहनत करेगी मकान के लिए जितनी मैंने की थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज। और वो अपनी पुत्र वधू से कहती है कि मैंने अपने मकान को जैसे बन रहा था उसमें प्रत्येक जो मकान के अंदर ईंट रखी गई थी वो मेरी आंखों के सामने रखी गई थी। कहने का मतलब मैं जब मकान का निर्माण कार्य हो रहा था मैं यहीं पर मौजूद रहती थी। इन सन एंड रेन, भले ही वो सूर्य की धूप हो, भले ही बरसात को। इन स्टूड ऑन द स्पाइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। और वो क्या कहती है कि मैं यहीं पे खड़ी रहती थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था मकान का, और सुबह जल्दी आकर के शाम को लेट नाइट तक यानी देर रात्रि तक मैं क्या करती थी, मकान की सुपरवाइजिंग करती रहती थी। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेसन्स विथ मोटर एंड ब्रिक्स। और वो क्या कहती है कि कई बार मैंने मोटर यानी मसाला बनाने में और ब्रिक्स यानी ईंटें जलाने में या पकड़ाने में क्या करती थी, अपने मेसन्स यानी मिस्त्रियों की सहायता करती थी। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप। और कई बार तो मैं रबर का पाइप जो था, एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल। और जिस दीवार पे प्लास्टर कर दिया गया था उस दीवार पे, प्लास्टर वाली दीवार पे मैं क्या करती थी, रबर पाइप से उनके ऊपर पानी भी देती थी। देन दे रीच द हाउस। इस प्रकार से वो इतनी बातों के साथ में वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट इट एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वेरांडा। और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, जैसे उसका पति यानी उसका बेटा, जैसे ही मिसेज मलिक का जो बेटा था, जैसे वो घर के अंदर फ्रंट डोर के सामने जैसे कार को खड़ी करता है, तुरंत उसकी जो पुत्र वधू थी मिसेज मलिक की, वो क्या करती है, कार से नीचे उतरती है और बरामदे के अंदर जाकर के उसी पिलर से उस प्रकार से खड़ी हो जाती है जिस प्रकार से उसके अंदर स्केच बनाई हुई थी। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच। और उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी तरीके से पीठ को सटाए हुए वो वहां पे खड़ी थी जिस प्रकार से आर्किटेक्ट ने उस स्केच ऑफ द हाउस में फिगर ऑफ द लेडी को दिखाया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उस प्रकार से वो वहां पे जाकर के खड़ी हो जाती है। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट।
और मिसेज जो मलिक थी उसको अपने दिल में एक झटका सा महसूस होता है, दर्द सा महसूस होता है, मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, और उसको लगता है कि आर्किटेक्ट ने मेरे से मजाक किया होगा, भद्दा मजाक किया होगा, इस बात को लेकर के उसको ऐसा फील होता है। स्टैंडिंग ऑन द वेरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयरडो विद द मैरून कलर्ड साड़ी, और उसकी जो पुत्र वधू थी वो बरामदे के अंदर खड़ी खड़ी अपने हेयरडो का मतलब जो बालों की जो चोटी थी उसको क्या कर रही थी, अपनी मैरून कलर की साड़ी में ढक रही थी। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, और कार के पीछे पीछे जो टैक्सी आ रही थी उस टैक्सी में से जैसे सामान को उतारा जा रहा था तो उसकी पुत्र वधू क्या कर रही थी, जो उसके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी खड़ी खड़ी वहां पे बरामदे में, उसी तरीके से खड़ी थी जिस प्रकार से उस स्केच के अंदर उस लेडी का अंकन किया गया था, उसी प्रकार से उसकी पुत्र वधू वहां पे बरामदे की पिलर से सटाए हुए खड़ी थी और अपने सर्वेंट्स इन नौकरों को टैक्सी के अंदर जो सामान था उसको उतरवा कर शिफ्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और टैक्सी से सारा का सारा सामान उतार लिया गया था। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और उसको टैक्सी ड्राइवर को किराया पे करने के बाद में वो वहां से जा चुका था। मिसेज मलिक वाज स्टिल ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और मिसेज मलिक अभी भी अपनी कार के अंदर बैक सीट के ऊपर यानी पीछे की सीट पे बैठी थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और उसको एक अजीब ही प्रकार की सिंकिंग सेंसेशन का मतलब अंदर ही अंदर से घुटन हो रही थी, वो अपने अंदर ही अंदर के अंदर बेहोशी की सी हालत को महसूस कर रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ इंटर्ड द हाउस, और उसके बाद में उसका बेटा और उसकी पुत्र वधू अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, और उन्होंने घर के अंदर जैसे ही जाते अपने घर के अंदर की सारी लाइटें एक एक करके जला दी थी। एवरी रूम वाज लीट अप, और प्रत्येक जो कमरा था वो लीट अप यानी अच्छी तरह से जगमगा रहा था। मिसेज मलिक टुक ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, मिसेज मलिक अभी भी कार के पीछे की सीट पे बैठी हुई अपनी चौड़ी आंखों को फाड़ते हुए देख रही थी उस दृश्य को। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वाज डन, और एक्साइटमेंट यानी नए घर की एक्साइटमेंट को लेकर के, नए घर में जाने की रुचि को लेकर के सब लोग भूल चुके थे। सब लोग का मतलब उसका पुत्र और उसकी जो पत्नी थी और सर्वेंट्स यानी जो नौकर थे वो सब भूल चुके थे कि उसकी जो मिसेज मलिक है वो अभी भी कार के अंदर बैठी है, और उनका जो दरवाजा था वो बाहर से क्या था, बंद था। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके पति के यानी उसके बेटे के दिमाग में आया, किसके बेटे के, मिसेज मलिक के बेटे के दिमाग में आया कि उसकी थॉट ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के बारे में सोचा। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और वो तो पोर्च के अंदर दौड़ता हुआ गया और कार का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, और मिसेज मलिक क्या कहती है कि जब भी मैं शाम को क्या करती हूँ, यात्रा करती हूँ, जब भी कहीं पे जाती हूँ तो मेरे को स्लीपी सा महसूस होता है, नींद आने जैसा महसूस होता है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, विस्पर का मतलब कानाफूसी की तरह, यानी धीरे से अपनी आवाज में बुदबुदाई कि मेरे को शाम को जैसे मैं यात्रा करती हूँ तो मेरे को स्लीपी सा महसूस होता है। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो केम आउट, और उसकी डॉटर इन लॉ यानी जो उसकी पुत्र वधू थी वो भी अंदर से बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, और सब लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। किस बात को लेकर के, कि उसकी यानी मिसेज मलिक को हम अंदर ही भूल गए थे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वेरांडा अगेन, और मिसेज मलिक अभी भी वहीं पे खड़ी थी जिस प्रकार से पिलर के पास में जो स्केच बनाई हुई थी उस प्रकार से वहीं पे अभी तक खड़ी थी। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयरडो विथ हर मैरून कलर्ड साड़ी, और अभी भी वो क्या कर रही थी, अपने जो बालों की जो चोटी थी उसको क्या कर रही थी, मैरून कलर की साड़ी में ढक रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नॉट एपेटाइट, और उसकी जो मिसेज मलिक क्या कहती है, सेड मिसेज मलिक क्या कहती है कि मेरे को किसी प्रकार की कोई भूख नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। आई वुड लाइक टू स्लीप, और मेरे को नींद आ रही है, मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, और जो सर्वेंट यानी घर के जो नौकर थे वो डिनर के टेबल के ऊपर परोस चुके थे। देन यू बेटर रिटायर टू योर होम सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10/8, और उसके बाद में जैसे ही उसकी सासू माँ ने ऐसा कहा तो उसकी पुत्र वधू ने यह कहा कि हाँ ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा
कि आप अपने रूम में चले जाइए और इशारा करते हुए 10/8 जो 10/8 रूम जिसकी बार जो स्टोर रूम था जिसके बारे में मिसेज मलिक अपनी सासू माँ के बारे में सोच रही थी कि ये कुछ समय के लिए अपनी सासू माँ के लिए काम में ले लेंगे, बाद में इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो वो क्या था, एक स्टोर रूम था। तो जो मिसेज मलिक थी उसकी पुत्र वधू ने उसके साथ में कुछ ऐसा किया कि उस रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला है कि आप उसमें जाकर के आराम कर सकती है। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट। और उसके जो मिसेज मलिक का जो पुत्र था वो भी अपनी माँ को हाथ से पकड़ करके होल्डिंग हर हैंड उसके अपनी माँ के हाथ को पकड़ करके उस रूम तक ले जा करके उसको छोड़ देता है। सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्रोजी और उसको बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से नींद आ रही थी। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन। मिसेज मलिक को बहुत बुरा लगा, उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन बट वाट वाज रॉन्ग विथ इट। लेकिन इसके साथ में क्या गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। और उसके पति तो वैसे भी पहले से मर चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। सी वुड फॉलो हिम। अब उसको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। वन डे सी मस्ट डू इट। एक दिन तो मेरे को कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कहने का मतलब मेरे को इस रूम में रहना ही पड़ेगा। तो इसमें कौन सी गलत बात है, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था किसी के साथ में। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर। दीज वर्ड्स री इक्वल्ड इन मिसेज मलिक ईयर्स। बार बार मिसेज मलिक के कानों में एक वर्ड जो कुछ शब्द गूंज रहे थे कि उसने अपनी सासू माँ को बोला था कि एक बार के लिए हम आपके लिए इस रूम को काम में ले सकते हैं और बाद में इसको किस में शिफ्ट कर सकते हैं, एक स्टोर रूम में बना सकते हैं। तो यही शब्द वापस किसके दिमाग में, किसके कानों में गूंज रहे थे, मिसेज मलिक के कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही किया था, उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही बर्ताव हो रहा था। एंड देन सी ईयर्ड हर डॉटर इन लॉ इन ए कमेंट। और वो उसके बाद में डॉटर इन लॉ यानी उसकी जो पुत्रवधू थी उसने एक कमेंट किया था, उसने एक बात कही थी, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड। कि वो क्या कहती है कि घर वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम। केवल घर के अंदर किसकी कमी है, स्टोर रूम की, क्योंकि जो स्टोर रूम था उसकी पुत्रवधू को पता नहीं था ये स्टोर रूम है। तो उसने छोटा सा मकान देख करके 10/8 का देख करके स्टोर रूम को अपनी सासू माँ का मकान के रूप में मान करके उसको तरफ इशारा कर दिया था। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर। और जहाँ तक वो क्या कहती है, मैं चाहूँगी यहाँ पे घर में क्या होना चाहिए, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम होना चाहिए। मिसेज मलिक हियर्ड इट। मिसेज मलिक को ये सब बातें सुन रही थी, उसने सुना। एंड सी फेल्ट और उसने महसूस किया एज इफ सी वाज सिंकिंग डीप। और उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिंकिंग डीप यानी बहुत ही अंदर तक डूबते हुए जा रही थी। एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। इस प्रकार से उसको लग रहा था कि वो एक अथाह असीमित गहराई वाले कुएं के अंदर डूबते हुए जा रही थी। कहने का मतलब उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। और उस बुरे के पीछे उसके दिमाग में ये भी समझ में आ गया कि कुछ बर्ताव मैंने भी इस प्रकार से मेरी सासू माँ के साथ में किया था और ऐसा ही बर्ताव आज मेरे साथ में किया जा रहा है। तो ये ऐसे इस प्रकार से हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। हमारा लेसन था ए रूम 10/8। राइटर कौन थे, केएस दुग्गल साहब थे। और केएस दुग्गल के साहब के बारे में हमने अच्छी तरह से लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद में ग्लोसरी के बारे में सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले मैंने चर्चा की थी। ग्लोसरी को आपको होम असाइनमेंट के रूप में कॉपी में नोट करना है। इसी के साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो बी के क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 से 30 वर्ड्स ईच। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करने होम असाइनमेंट के रूप में। और इनको नोट करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, आंसर को अच्छी तरीके से आंसर को पढ़ना है। उसके बाद में आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, उनको अच्छी तरीके से भली भांति तरीके से आपको तैयार भी करना है। क्वेश्चन जो सी सेक्शन के जो क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। और इसके अंदर देखना कि आपको याद करने में सारे के सारे 11 के 11 क्वेश्चन याद करने हैं। लेकिन जो होम असाइनमेंट के रूप में अपनी नोटबुक में आपको एक तो पहला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन, एक तीसरा क्वेश्चन और एक आपको कौन सा करना है, 9वां क्वेश्चन करना है। इनके अलावा और कॉपी के अंदर होम असाइनमेंट के रूप में आपको कॉपी में नहीं करने। तो होम असाइनमेंट के बारे में आप दोबारा सुन लें, आपको जितनी भी ग्लोसरी है वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में आपको बी के सारे क्वेश्चन करने हैं, 13 के 13। और सी के अंदर आपको पहला, दूसरा, तीसरा और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए लेसन को लेकर के चर्चा करेंगे। थैंक यू।